प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छी अच्छी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा देवर पूरी तरह से अपने भाई की हमशक्ल था। शादी होने के बाद अक्सर यह समझना मुश्किल था कि पति कौन है और कौन सा देवर। मैं देवर के सामने जाने से हिचकिचाहट महसूस करती थी और अक्सर अपने कमरे में वक्त बिताती थी। लेकिन एक रात पति के पास लेटा था, पर मेरा दिल धक धक करने लगा। आंखें मलते मलते पति की जगह देवर। मेरी शादी होते ही मेरे कमरे में दो युवक बैठे थे। मैं नजर झुकाकर बैठी थी और मैंने सिर्फ उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि कौन मेरे पति के साथ हो सकता है। रात के वक्त जब मैंने ऊपर देखा, होश उड़ गए, क्योंकि उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी थी। कोई भी फर्क नहीं था। उनके बालों का स्टाइल, हाथों की बनावट, सब एक जैसा था। मैं चौंक गई, क्योंकि मुश्किल था यह जानना कि मेरा पति कौन है और कौन नहीं। तभी एक नौजवान मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, बताओ तुम्हारा पति कौन है। मैं ऐसा निर्णय कैसे ले सकती थी, क्योंकि उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। मैं उस समय यह सोच रही थी कि मैं कैसे जवाब दूं, जब एक और नौजवान मेरे पास आकर बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा, मैं सुधीर हूँ और ये अक्षय है, मेरा भाई। मुझे उस नौजवान पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे लिए यह बड़ी बात थी कि वे जुड़वा हैं। मुझे इस बात का अंदाजा था कि वह भाई है, लेकिन क्या यह जुड़वा है, यह मुझे पता नहीं था। मेरी सास ने रिश्ता देखते समय कहा था कि इसका एक बेटा विदेश में रहता है और वह चाहती है कि वह यहाँ सेटल हो जाए, लेकिन वह सुनता नहीं था। मुझे लगा कि शायद वह आदमी जो सुधीर बनकर मेरा हाथ थाम रहा था मेरा देवर हो सकता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि कहीं वह सिर्फ मजाक कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी और चुपचाप बैठी थी। तभी अक्षय बेड से उठा और कहा, यही आपके पति हैं भाभी। मैं तो यहाँ बस 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस जर्मनी चला जाऊंगा। इसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें हम दोनों को देखकर क्या परेशानी होती है, यह देखने के लिए ही हमने तुम्हें बुलाया था। और फिर अपनी जेब से एक खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकालकर मुझे उसने दिखाई और मुझे एक अंगूठी पहनाई थी। सुबह नाश्ते के लिए मेरी सास ने एक बहुत लजीज नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी साथ के साथ किचन में नाश्ता बनाने में व्यस्त था। सुधीर के साथ कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी। अक्षय मेरे सामने आकर कहने लगा, यह आमलेट है भाभी, इसे खाकर देखो कैसा बना है। और यहाँ आकर वह कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने कहा, आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि सुधीर को 1 कप चाय बनाना भी नहीं आता है। लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। उसका मजाकिया स्वभाव था और जब तक वह नाश्ता कर रहा था उसकी जुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। शादी के बाद सुधीर मुझे चंद दिनों के लिए घुमाने ले गया। वापस आकर मैंने किचन संभाला और सुधीर के साथ बिताया हुआ वह लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत याद बन गया। रात को सुधीर का डिनर के लिए वादा करने के बाद मैं तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक होते ही मैंने दरवाजा खोला और सुधीर बाहर खड़ा था। मैंने उनके हाथ से उनकी ऑफिस की फाइल ली और कहा, आपने वादा किया था ना
मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाएं, फिर हम अपना वादा पूरा करें। उन्होंने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा और कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद ही कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। उसके मुस्कुराने पर वह कहने लगे, मैंने कभी इनकार किया है? और फिर चलो, अभी चलो मेरे साथ, यह नहीं होने देना कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय पी लो। लेकिन सुधीर को शायद ज्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में ले गए। हमने वहाँ खाना खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले आए। हमारे घर में दाखिल होते ही सामने मेरी सास के साथ अक्षय बैठा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद सुधीर जोर से हंसते हुए सास के पास जाकर बैठ गए और फिर उन्होंने जोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हम शक्ल हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह बात सुनकर मैं हैरत से समुंदर में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह सुधीर नहीं बल्कि मेरा देवर अक्षय था। लेकिन उसने मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वह सुधीर नहीं है। मैंने घूर घूर कर सुधीर की तरफ देखा और फिर वह हंसने लगा, कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है। अब डरने लगी थी, क्योंकि सुधीर मुझे अब जब भी कहते थे कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फट से इनकार कर देती। समझ नहीं आता कि रात को अगर जाएंगे वे सुधीर होंगे या अक्षय। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं इस उम्मीद से थी और जब सुधीर को पता चला तो वह मुझसे ज्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके में रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब मुझे सुधीर लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। शेव भी बड़ी हुई थी और काफी गमगीन लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हुलिया बना लिया है? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी और वो कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई, लेकिन मुझे तो लगा कि वह उन दिनों के बारे में बातें बताएंगे जो लम्हे उन्होंने मेरे बगैर बिताए हुए हैं। लेकिन वे खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा, सुधीर, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, सुधीर मुझसे नाराज हैं कि मैं मायके में इतने दिन क्यों रहकर आई हूँ, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। मेरी आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार चाहती थी, लेकिन वह मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है कि जाकर मायके में रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था और वह कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमजोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक औलाद की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है।
सुधीर की बात सुनकर मैं भी चिंतित हो गई थी। उसने कहा, तुम पूरा वक्त संभल कर गुजारो, आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सुबह सुधीर ऑफिस गए और अक्षय घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ मुझे वापस जाने की इजाजत दे दो। आपने मुझे कसम देकर रोक रखा है। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे जर्मनी वापस जाना है और वहीं रहना है। सास ने कहा, तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें मैं जर्मनी नहीं भेजूंगी। मेरे देवर ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे अभी 2-4 साल शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी और अक्षय ने उन्हें उदासी से देखा। उसने कहा, माँ क्या हुआ है तुम्हें? यह बात कहते हुए उसने मेरी सास को अपने गले लगा लिया। मेरी सास बोली, तुम दो ही तो हो मेरे बेटे, और कोई औलाद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ। तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर प्रदेश में चले जाते हो और 3-4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। उसने मेरी ओर देखा और कहने लगा, भाभी आप ही माँ को समझाएं। मैंने कहा कि वह अपनी जगह सही है। तुम जिद कर रहे हो, जबकि वह चाहती हैं कि तुम यहीं सेटल हो जाओ, विदेश जाने की बजाय। उसने कहा, आपकी बातों में कुछ नहीं है भाभी, आप उल्टा मुझे समझा रही हो। रहने दो भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं सुधीर से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में जर्मनी जाना है। अक्षय यह कहकर उठ खड़ा हुआ। मेरी सास ने कहा, फिर ऐसा करो कि मरा हुआ मेरा मुंह देखकर जाओ। यह सुनने के बाद अक्षय ने तड़पकर अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ आंसू बहा रही थी और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसने हाथ में एक फाइल लेकर वापस आ गया। मेरी सास ने गुस्से में पूछा, यह फाइल किस चीज की है? तुम क्यों बाहर नहीं आ रहे हो? अक्षय ने तेज गुस्से में उत्तर दिया, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर सास को सुकून मिल गया। रात को सुधीर ने तकिया उठाया और सोफे पर सोने लगे। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, यहाँ बैठो मेरे पास, कुछ आपसे बात करनी है। उन्होंने मेरे पास बैठते ही कहा, कुछ महीने तो रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें उसके लिए शॉपिंग करना चाहिए। मैंने सुधीर के कंधे पर सर रखा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझसे पीछे हट जाएंगे। उनकी हरकतों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? सुधीर कहने लगे, कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहो सामान खरीद लो, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैंने देखा कि सुधीर ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, सुधीर मुझसे कोई काम करने को नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। दोपहर के टाइम अक्षय घर पर आ गया और कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही यह बात मेरी सास खुश हो गई। उसने अक्षय के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी भी शादी कर दूंगी। यह सुनकर अक्षय गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझी आप? अगर ऐसी कोई बात भी कही तो मैं वापस जर्मनी चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होते हो तो हो जाओ। मुझे लगा कि शायद जर्मनी में किसी लड़की को यह पसंद करता है, तभी इतने गुस्से से बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे यह बात पूछनी चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बाहर आ जाता।
आप अपना ख्याल रखा करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, यह कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा, क्या जर्मनी में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगा और कहने लगा, हाँ भाभी, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। अक्षय कहने लगा, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दें। यह सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी ना होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सुधीर बहुत खामोश था। बार बार बेटे को देखता और फिर नजरें हटा लेता। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने नोट किया कि सुधीर अब भी सोफे पर ही सोते थे। बहाना था कि अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने उनसे कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर। मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा, अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे ही दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरा हाथ अपने हाथ से अलग किया, तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे और कहने लगे, मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहने लगे कि मैं सुधीर नहीं हूँ, मैं अक्षय हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक यह सब कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के इस वक्त सुधीर ने उसे इजाजत कैसे दी थी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है सुधीर? अब मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाजत कैसे दे दी? यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी, पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और सुधीर गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी उलट चुकी थी। फिर वह टूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि सुधीर उस वक्त मर चुका था। यह सुनते ही मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सजा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो रोजाना। यह कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि इस 9 महीने के दौरान मैंने सुधीर और अक्षय को एक साथ नहीं देखा था। सुधीर के ऑफिस जाने पर रात में पीछे से अक्षय आता था और कहता था कि वह देर से घर आएगा, इसलिए सुधीर खुद ही चाबी लेकर सो जाएगा। मैंने हैरत से देखा कि कई महीनों से वे दोनों मेरी नजरों में छुपकर मिल रहे थे, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैं चाहता था कि मेरे भाई की निशानी खत्म ना हो। वह मुझसे जर्मनी जाने की गुजारिश कर रहा था और मैंने हैरत से पूछा, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ को नहीं बता सकता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ही सुधीर हूँ और तुम्हें अकेला छोड़ने का हक नहीं है। फिर कुछ देर बाद मंदिर में जाकर हम शादी करके वापस लौटे और अक्षय बनकर हमेशा के लिए जर्मनी चले गए। 10 साल बीत गए, लेकिन मेरी सास अब भी यही सोचती है कि सुधीर ही मेरे पास है और अक्षय ने वहाँ शादी कर ली है और माँ को बिल्कुल भूल गया है। शायद यह राज कभी मेरी सास को पता नहीं चलेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलूंगी नई कहानी के साथ, अपना ख्याल रखें।